जय श्री राम। साइकोलॉजी स्मार्ट स्टडी क्लास 4 और इसके अंतर्गत आज चैप्टर रहेगा वो बाल विकास, नैतिक विकास। बाल विकास के अंतर्गत नैतिक विकास और घर व विद्यालय का योगदान है। विकास में घर और विद्यालय का योगदान तथा वातावरण। तो ये पूरे चैप्टर में आज इसको क्लियर करेंगे एक चैप्टर के साथ। और इसमें जो भी वीडियो के अंतर्गत जो तथ्य लिए गए हैं इन चैप्टर से संबंधित वो महत्वपूर्ण तथ्य लिए गए हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। फालतू की विषय वस्तु नहीं रखी गई हैं। आप नोट्स बनाएं तो इसका भी आपको फायदा मिलेगा। और शॉर्ट नोट्स जो आपके एग्जाम के नज़दीक जो भी आप रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आप दें, एचटेट दें, सीटेट दें, तो उसमें शॉर्ट अपने महत्वपूर्ण विषय वस्तु के साथ शॉर्ट नोट्स बनते हैं तो वो अपने एग्जाम में काफ़ी लाभदायक होते हैं। तो उसी से संबंधित महत्वपूर्ण शॉर्ट यहाँ पे नोट्स रहेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, आप नोट्स बनाएं ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो और आपके एग्जाम में जो आपको 40 नंबर की जो साइकोलॉजी आती है, 20 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपके 18 से अधिक क्वेश्चन सही हो। पढ़ते हैं बाल विकास, नैतिक विकास, घर व विद्यालय का योगदान और वातावरण। बालक का नैतिक विकास पे अपने चर्चा करते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग, यहाँ अपने को ध्यान देना है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग 1969 में नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। यानी यहाँ एक को क्वेश्चन आपका बनता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत कब प्रतिपादित किया गया था, किसने प्रतिपादित किया गया था। तो यहाँ कोहलबर्ग ने किया था। कोहलबर्ग 1969 में 1969 में नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत में पहला संशोधन 1981 में, यानी इसमें संशोधन हुआ तो पहला हुआ था 1981 में, उसके बाद दूसरा संशोधन हुआ 1984 में। तो इसमें दो संशोधन होते हैं, 1981 में और 1984 में। तो ये अपने को ध्यान देना है। आप यहाँ नोट करिए कि एक तो मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग ने 1969 में नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, और दूसरा इस सिद्धांत में जो पहला संशोधन हुआ 1981 में और दूसरा 1984 में, दो संशोधन इसके अंतर्गत हुए थे। इस सिद्धांत में कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई है। यानी इस सिद्धांत में कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल 3 अवस्थाएं बताई। पहली है प्री कन्वेंशनल स्टेज, यानी यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का निकलता है। प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व पारंपरिक अवस्था। यानी दोनों में एक ही बात है, या तो प्री कन्वेंशनल स्टेज पूछा जा सकता है या फिर पूर्व पारंपरिक अवस्था। ये जो अवस्था इन्होंने बताई ये है शेष अवस्था। यानी जो शेष अवस्था को इन्होंने प्री कन्वेंशनल स्टेज कहा था या पूर्व पारंपरिक अवस्था कहा था। शेष अवस्था जिसका काल है 0 से 6 वर्ष, ये होती है बालक की प्री कन्वेंशनल स्टेज या पूर्व पारंपरिक अवस्था। तो इसको कोहलबर्ग ने शेष अवस्था को ये प्री कन्वेंशनल स्टेज या पूर्व पारंपरिक अवस्था कहा था, जिसका काल है 0 से 6 वर्ष। इस अवस्था में बालक में नैतिकता का अभाव होता है। यानी यहाँ कोहलबर्ग का क्या मानना था कि इस अवस्था में बालक में नैतिकता का अभाव होता है, परंतु बालक का नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है। अभाव जरूर होता है लेकिन नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है। तथा बालक अपने परिवार के वयस्क सदस्यों से नैतिकता बातें सीखता है। बालक का पहला नैतिक विद्यालय परिवार होता है तथा पहली नैतिक गुरु माता होती है। शेष अवस्था में ग्रहण की गई अच्छी या बुरी धारणाएं आगे चलकर नैतिक विकास का आधार बनती हैं, लेकिन नींव इसी अवस्था में पड़ जाती है। यानी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे कोहलबर्ग ने ये स्पष्ट किया है कि इस अवस्था में बालक में नैतिक विकास का अभाव होता है, परंतु बालक का नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है। यानी शेष अवस्था में बालक का नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है। बालक अपने परिवार के वयस्क सदस्यों से नैतिकता की बातें सीखता है। परिवार के जो वयस्क सदस्य होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो आदर्श जिसको अपने कहते हैं, उनसे वो नैतिक बातें सीखता है। बालक का पहला नैतिक विद्यालय परिवार होता है। यानी बालक का पहला नैतिक विद्यालय परिवार ही होता है, और पहली नैतिक गुरु माता होती है। यानी पहला जो नैतिक गुरु होता है वो कौन होता है? माता होती है।
तो पहला नैतिक गुरु माता होगी, पहला नैतिक विद्यालय परिवार होगा। शिशुअवस्था में ग्रहण की गई अच्छे बुरे की धारणाएं आगे चलकर नैतिक विकास का आधार बनती है। यानी शिशुअवस्था में जो बालक ग्रहण करता है, चाहे वो अच्छी करें या बुरी करें, वही आगे चल करके नैतिक विकास का एक आधार बनती है। लेकिन नींव इसी अवस्था में पड़ जाती है। कि नींव क्या होती है, इसी अवस्था में पड़ जाती है। कन्वेंशनल स्टेज, पारंपरिक अवस्था, यानी कन्वेंशनल स्टेज और पारंपरिक अवस्था। बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्ष, यानी बाल्य अवस्था होती है वो 6 से 12 वर्ष होती है। बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्ष होती है। इस अवस्था में बालक का सर्वाधिक नैतिक विकास होता है। यानी इस अवस्था में बालक का सर्वाधिक नैतिक विकास होता है। यानी जो कन्वेंशनल स्टेज या पारंपरिक अवस्था, बाल्य अवस्था को इन्होंने कहा था 6 से 12 वर्ष। तो इनका मानना था, कोहल वर्ग का मानना था, इस अवस्था में बालक का सर्वाधिक नैतिक विकास होता है। किसमें? बाल्य अवस्था में। तो इस अवस्था में बालक अपने समाज, धर्म, राष्ट्र व संस्कृति के आधार पर व इनके द्वारा बताए नैतिक मूल्यों के आधार पर नैतिकता का विकास करता है। यानी यहाँ बच्चा क्या करता है, समाज, धर्म, राष्ट्र और संस्कृति के आधार पर व इनके द्वारा बताए नैतिक मूल्यों के आधार पर नैतिकता का विकास करता है। पुरस्कार और दंड बालक के नैतिक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। यानी पुरस्कार और दंड बालक के नैतिक विकास को क्या करते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो ये थी कोहलबर्ग की दूसरी स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पारंपरिक अवस्था, जो जिसको उन्होंने बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्ष को इन्होंने कहा था। इस अवस्था में यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस अवस्था में बालक में सर्वाधिक नैतिक विकास होता है। यानी उनका मानना था कि इस अवस्था में बालक में सबसे ज्यादा नैतिक विकास होता है। और इस अवस्था में बालक अपने समाज, धर्म, राष्ट्र, संस्कृति के आधार पर इनके द्वारा बताए गए नैतिक मूल्यों के आधार पर नैतिकता का विकास करता है। पुरस्कार और दंड बालक में नैतिक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। तीसरी जो स्टेज आती है वो आती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, यानी पश्च उत्तर पारंपरिक अवस्था। तो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज या पश्च उत्तर पारंपरिक अवस्था, किशोर अवस्था, उस किशोरावस्था को उन्होंने कहा था 12 से 18 वर्ष को। तो कोहलबर्ग ने पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज या उच्च पश्च उत्तर पारंपरिक अवस्था को किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष को कहा था। इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास लगभग पूर्ण व नैतिकता के लिए आत्मनिर्भर बन जाता है। यानी किशोरावस्था तक आता है लोग, नैतिक विकास है वो पूर्ण हो जाता है और नैतिकता की दृष्टि से वो क्या बन जाता है, आत्मनिर्भर बन जाता है। इसके बाद बालक स्वयं नैतिक मूल्यों का निर्धारण करता है। सफलता एवं असफलता बालक के नैतिक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करती है। यानी सफलता या असफलता बालक के नैतिक विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। इस आयु में दमन से अधिक शोधन और मार्गांतरीकरण की आवश्यकता होती है। यानी इस आयु में दमन से अधिक शोधन और मार्गांतरीकरण की आवश्यकता होती है। तो ये 3 अवस्थाएं जो कोहलबर्ग ने बताई थी, प्री कन्वेंशनल स्टेज पूर्व पारंपरिक अवस्था शेष अवस्था थी 0 से 6 वर्ष, कन्वेंशनल स्टेज पारंपरिक अवस्था बाल्य अवस्था थी 0 से 12 वर्ष, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज पश्च उत्तर पारंपरिक अवस्था किशोर अवस्था थी 12 से 18 वर्ष। तो ये 3 अवस्थाओं को इन्होंने बताया था। इसके बाद आता है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने बालक के नैतिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। यानी कोहलबर्ग ने कितनी बताई थी, 3 बताई थी, लेकिन जीन पियाजे कितनी बताते हैं, 4 अवस्थाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं भी जीन पियाजे की ये 4 जो अवस्थाएं हैं ये कौन कौन सी हैं, किन अवस्थाओं के बारे में जीन पियाजे ने चर्चा की थी। अनियमित अवस्था 0 से 5 वर्ष प्री कन्वेंशनल स्टेज है। यानी अनियमित अवस्था इन्होंने पहली जो इनकी थी अनियमित अवस्था थी 0 से 5 वर्ष प्री कन्वेंशनल स्टेज थी। दूसरी है विषम जातीय अधिकार अवस्था 5 से 9 वर्ष, यानी कन्वेंशनल स्टेज थी। यानी विषम जातीय अधिकार अवस्था 5 से 9 वर्ष की और कन्वेंशनल स्टेज थी। विषम जातीय परस्पर अवस्था, तीसरी है विषम जातीय परस्पर अवस्था 9 से 13 वर्ष थी। इस अवस्था में बालक अपने परिवार व समाज से सीखे हुए नैतिक मूल्यों को अपने समूह में परस्पर क्रिया करते हुए आत्मीकरण करता है। और इस अवस्था में समूह की प्रकृति व वातावरण बालक के नैतिक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करती है। यदि ये बात विषम जातीय परस्पर अवस्था 9 से 13 वर्ष में यहाँ पे जीन पियाजे ने कही थी कि यहाँ बालक क्या करता है, अपने परिवार और समाज से जो सीखता है
वो नैतिक मूल्यों को अपने जो समूह में परस्पर क्रिया करते हुए आत्मीकरण करता है, यानी अपने समूह के अंतर्गत क्रिया करता है और उसका उससे आत्मीकरण करेगा। और इस अवस्था में समूह की जो प्रवृत्ति और वातावरण बालक के नैतिक विकास को सर्वाधिक क्या करता है, प्रभावित करता है। चौथी है वो है स्वशासित अवस्था 13 से 17 वर्ष, यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो ये स्वशासित अवस्था 13 से 17 वर्ष पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज जीन पियाजे की थी। उसके बाद आता है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, क्योंकि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक आते हैं। तो वो कारक कौन कौन से हैं उस पर अपने चलते हैं, चर्चा करते हैं। कारक कौन कौन से हैं। बालक जब माँ के गर्भ में आता है, यानी बालक जब माँ के गर्भ में आता है, तभी से बालक में वृद्धि एवं विकास को विभिन्न आंतरिक कारक, अनुवांशिक गुण, माता पिता से प्राप्त वंश परंपरा के गुण तथा बाह्य कारक यानी वातावरणीय गुण, गर्भ से बाहर आने के बाद समाज में रहते हुए प्राप्त गुण अपना प्रभाव डालते हैं। और इन कारकों का संक्षेप में वर्णन नीचे दिया जा रहा है। यहाँ अपने को दो चीजें देखनी है कि जब माँ के गर्भ में आता है, तभी से बालक में वृद्धि और विकास के विभिन्न आंतरिक कारक, अनुवांशिक गुण, यानी अनुवांशिक गुण कौन से हैं, माता पिता से प्राप्त वंश परंपरा के गुण, वो अनुवांशिक गुण है। दूसरा है बाह्य कारक। बाह्य कारक कौन से हैं, वातावरणीय गुण है, जैसे गर्भ से बाहर आने के बाद समाज में रहते हुए जो प्राप्त गुण है वो है वातावरणीय गुण या बाह्य कारक है। तो ये दोनों क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। पहला आता है वंशानुक्रम, यानी जैविकीय कारक आते हैं। तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाला यह पहला प्रमुख कारक है। अपने पूर्वजों या माता पिता से गर्भाधान के समय बालक को जो गुण प्राप्त होते हैं उसे वंशानुक्रम या अनुवांशिकता कहते हैं। प्राय देखा जाता है कि जिसके माता पिता लंबे होते हैं उनकी सामान्यतः संतानें भी क्या होती है, लंबी होती है। तो ये क्या है, अनुवा वंशानुक्रम या जैविकीय कारक, ये कौन से है, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले ये पहले कारक होते हैं। अब वंशानुक्रम से कहते हैं ये अपने विधान का जो अपने माता पिता से गर्भाधान के समय जो बालकों को गुण प्राप्त होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं। और प्राय देखा जाता है कि जिसके माता पिता लंबे होते हैं तो उनके बच्चे भी क्या होते हैं, लंबे होते हैं। इसके बाद है परिवेश, वातावरण, पर्यावरण और पोषण। यानी यहाँ परिवेश, वातावरण, पर्यावरण और पोषण, ये व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वही उसका परिवेश, वातावरण, पर्यावरण है। बालक जिस परिवेश वातावरण में निवास करता है वहाँ का संपूर्ण वातावरण बालक के विकास पर पूर्ण प्रभावशाली रहता है। ये आंतरिक व बाह्य प्रकार होते हैं, यानी परिवेश, वातावरण, पर्यावरण और पोषण। व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वही उसका परिवेश है, वातावरण है, पर्यावरण है। बालक जिस परिवेश और वातावरण में निवास करता है वहाँ का संपूर्ण वातावरण बालक के विकास पर पूर्ण प्रभावशाली रहता है और ये आंतरिक एवं बाह्य कारक होते हैं। दूसरा है जन्म क्रम। बालक के विकास पर परिवार के जन्म क्रम का प्रभाव पड़ता है। जैसे प्रथम बालक की अपेक्षा दूसरे और तीसरे बालक का विकास तीव्र गति से होता है, क्योंकि बाद वाले बालक अपने पूर्व जन्मे बालकों से अनुकरण द्वारा अनेक बातें शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं। यानी यहाँ जन्म क्रम भी क्या करता है, बालक के विकास को प्रभावित करता है। कि बालक के विकास पर परिवार के जन्म क्रम का प्रभाव पड़ता है। जैसे प्रथम बालक की अपेक्षा दूसरे और तीसरे बालक के विकास तीव्र गति से होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि बाद वाले बालक अपने जन्म के बालकों से, अपने पूर्व में जन्मे बालकों से क्या करता है, अनुकरण द्वारा अनेक बातें शीघ्रता से सीख लेता है। यानी उनको सीखने के लिए जो उनके पूर्व जो बड़े बालक हैं उनका भी उसको अनुकरण मिलता है, यानी आदर्श मिलता है और अनुकरण करता है, जिससे वो क्या है, सीख लेता है। तीसरा है आयु। बालक में आयु वृद्धि के साथ साथ शारीरिक विकास की गति और स्वरूप में भी परिवर्तन होते हैं। यानी बालक में आयु वृद्धि के साथ साथ शारीरिक विकास की गति और स्वरूप में भी परिवर्तन होते हैं। छोटे बच्चों का शरीर लचीला होता है, धीरे धीरे यह कठोर हो जाता है और साथ ही बालक का मानसिक विकास भी आयु से प्रभावित होता है। यानी छोटे बच्चे का शारीरिक
शरीर लचीला होता है, धीरे धीरे यह कठोर हो जाता है। साथ ही बालक का मानसिक विकास भी आयु से प्रभावित होता है। उसके बाद आती है वृद्धि। कुशाग्र बुद्धि वाले छात्रों का शारीरिक व मानसिक विकास मंद बुद्धि वाले छात्र के शारीरिक और मानसिक विकास की अपेक्षा तेज गति से होता है। कुशाग्र बुद्धि वाले बालक मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा शीघ्र बोलने और चलने वाले लगते हैं। यानी बुद्धि भी क्या करती है, बालक के विकास को प्रभावित करती है। और यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि जो कुशाग्र बुद्धि वाले बालक होते हैं वो शारीरिक और मानसिक विकास में मंद बुद्धि बालकों से शारीरिक मानसिक विकास की अपेक्षा तेज गति से होता है। यानी जो प्रतिभाशाली बालक होंगे उनका शारीरिक और मानसिक विकास तेज गति से होगा। किन की अपेक्षा, जो मंद बुद्धि बालक है उनके शारीरिक और मानसिक विकास से। तो कुशाग्र बुद्धि वाले बालक मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा अति शीघ्र चलने और बोलने लगते हैं। उसके बाद आता है अंतःस्रावी ग्रंथियां आती हैं। यानी अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो भी क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। बालक के शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जिनमें से विशेष प्रकार के रस का स्राव होता है। यही रस बालक के विकास को प्रभावित करता है। यदि ये ग्रंथियां इस का स्राव ठीक प्रकार से न करें तो बालक का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। उदाहरणार्थ गल ग्रंथि से स्रावित रस थायरोक्सिन बालक के कद को प्रभावित करता है और इसके स्रावित न होने से बालक बौना रह जाता है। यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो भी क्या करती है, बालक के विकास को प्रभावित करती है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि बालक के शरीर में जो अनेक ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जिनमें विशेष प्रकार के रस स्त्राव होता है, यानी विशेष प्रकार के रस का स्त्राव होता है और यही रस बालक के विकास को प्रभावित करता है। यदि ये ग्रंथियां इस स्त्राव को ठीक प्रकार से न करें तो बालक का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर गल ग्रंथि से स्त्रावित रस थायरॉक्सिन हार्मोन के थायरॉक्सिन बालक के कद को प्रभावित करता है और इसके स्रावित न होने से बालक बौना रह जाता है, यानी बालक का कद है वो प्रभावित हो जाएगा। अगला है खेल व व्यायाम। तो खेल व व्यायाम ये भी प्रभावित करता है। नियमित खेल एवं व्यायाम बालक के शारीरिक विकास में सहायता देते हैं। शरीर व मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। तो इस प्रकार शारीरिक व मानसिक विकास में खेल और व्यायाम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो खेल और व्यायाम भी क्या करता है, बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगला आता है लिंग आता है। यानी लिंग भी क्या करता है, प्रभावित करता है। बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में लिंग भेद का प्रभाव पड़ता है। जन्म समय बालकों का आकार बड़ा होता है किंतु बाद में बालिकाओं के शारीरिक विकास की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है और इसी कारण बालिकाओं में मानसिक व यौन परिपक्वता बालकों से पहले आ जाता है। तो यहाँ लिंग भी क्या करता है, प्रभावित करता है कि बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में लिंग भेद का प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय बालकों का आकार बड़ा होता है किंतु बाद में बालिकाओं के शारीरिक विकास की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है और इसी कारण बालिकाओं में मानसिक व एवं यौन परिपक्वता बालकों से पहले आ जाती है। तो इस प्रकार ये भी क्या है, लिंग भेद भी क्या करता है कि विकास को प्रभावित करता है। उसके बाद आता है पोषण व कुपोषण। कुपोषण और कुपोषण। पोषण से अभिप्राय एक ऐसे भोजन से है जो संतुलित मात्रा में व्यक्ति के शरीर में विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स व खनिज लवणों की आपूर्ति करता है। इसलिए जिस प्रकार बाल विकास में बाह्य पर्यावरण की भूमिका है उसी प्रकार पोषण भी अपना विशेष महत्व रखता है। बालक को जब अच्छा पोषण मिलता है तो वह शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है और साथ ही उसके विकास की गति तेज होती है और यदि पोषण का अभाव रहता है तो उसके विकास की गति धीमी हो जाती है। तो पोषण भी क्या करता है, बालक के विकास को प्रभावित करता है। जैसा पोषण मिलेगा वैसे ही उसका विकास होगा। यदि अच्छा पोषण नहीं मिलेगा तो वो उस बालक के विकास को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, यानी बालक कमजोर हो जाएगा। अगला है शारीरिक विकास के लिए। शारीरिक विकास के लिए पोषण के महत्व को निम्न अर्थों में समझा जा सकता है। यानी शारीरिक विकास के लिए पोषण के महत्व क्या है। पोषण नंबर 1, पोषण शारीरिक विकास में सहायक है। दूसरा, अनवर्त विकास में सहायक है। तीसरा, विकास की गति को तेज करता है। चौथा,
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। पांचवा, रोगों के संक्रमण से बचाता है। यानी ये अच्छे पोषण का ये अपने प्रभाव होता है। उसके बाद आता है कुपोषण। सन 1955 में वाटरलू में अफ्रीका व भारत के बालकों के विकास पर कुपोषण का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला गया था कि कुपोषण से बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। यदि बालक उचित रूप से विकास नहीं कर पा रहा तो समझना चाहिए कि वह कुपोषण का शिकार है। कुपोषण के निम्न कारण हो सकते हैं: अपर्याप्त भोजन, खराब भोजन, आहार में पोषण तत्वों की कमी, आर्थिक स्थिति का ठीक न होना, भोजन संबंधित गलत आदतें, आहार विज्ञान में ज्ञान की कमी, अस्वास्थ्यकर वातावरण, अत्यधिक कार्य, परिवार की परिस्थितियां। तो ये कुपोषण का एक कारण हो सकता है। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है भयंकर रोग व चोट। भयंकर रोग व चोट। भयंकर रोग एवं चोट बालक के विकास में बाधा डालते हैं। जैसे लंबी बीमारियों एवं गंभीर चोट के कारण बालक का विकास अवरुद्ध हो जाता है। भयंकर रोग एवं चोट बालक के विकास में बाधा डालते हैं। जैसे लंबी बीमारियों एवं गंभीर चोट के कारण बालक का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अगला है प्रजाति। प्रजाति प्रभाव के कारण भी बालकों के विकास में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे उत्तरी यूरोप की अपेक्षा भूमध्य सागरीय बच्चों का विकास तेजी से होता है। इन प्रजाति प्रभाव के कारण भी बालकों के विकास में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे उत्तरी यूरोप की अपेक्षा भूमध्य सागरीय बच्चों का विकास तेजी से होता है। अगला है शुद्ध वायु व प्रकाश। शुद्ध वायु व प्रकाश न मिलने के कारण शुद्ध वायु व प्रकाश न मिलने पर बालक अनेक रोगों का शिकार बन जाता है। यानी शुद्ध वायु और प्रकाश न मिलने पर बालक अनेक रोगों का शिकार बन जाता है। परिणाम स्वरूप उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा जहाँ शुद्ध वायु और प्रकाश अच्छी तरह से मिलता है तो बालक का विकास भी अच्छी तरह से होता है। तो भयंकर रोग और चोट, प्रजाति, शुद्ध वायु और प्रकाश भी क्या करते हैं, बालक के विकास को बड़ी मात्रा में प्रभावित करते हैं। इसके बाद आता है बालक के विकास में घर का योगदान। यानी ये तो इससे पहले वाले थे, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक थे। अब उसके बाद है बालक के विकास में घर का योगदान क्या हो सकता है। तो बालक के विकास में घर का बहुत बड़ा योगदान होता है। आगे अपने इसी पे चर्चा करेंगे कि बालक के विकास में घर का योगदान क्या होता है, यानी बालक के विकास में घर का क्या योगदान हो सकता है। देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन निकलता है, इसको आप अच्छी प्रकार से आप ध्यान से पढ़ें और यदि आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके शॉर्ट में नोट्स बन जाएंगे और उन नोट्स का आप एग्जाम के नज़दीक आपको अच्छा फायदा उसका मिलेगा, क्योंकि कम समय में भी वह बार बार उसको दोहरा सकते हैं और विषय वस्तु की पकड़ बना सकते हैं। तो इसलिए नोट्स आप अवश्य बनाएं, साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको इस क्लास का आपको लाभ मिल सके। क्योंकि ये जो मैंने विषय वस्तु यहाँ पे डाली है, ये विषय वस्तु अच्छी ऑथेंटिक किताबों से कंसल्ट करके ये विषय वस्तु डाली हुई है ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो। और यहाँ पे जो जिन कंटेंट का प्रयोग किया गया है वो एक महत्वपूर्ण कंटेंट का प्रयोग किया गया है, एग्जाम में आने वाले कंटेंट का प्रयोग किया गया है। ये नहीं है कि फालतू की कोई विषय वस्तु नहीं डाली गई है जिसमें आपका समय जाया हो। तो समय की बचत हो, कम समय में अधिक आपको लाभ हो, कम समय में अधिक से अधिक आप साइकोलॉजी को आप समझ पाए, तो इस प्रकार की विषय वस्तु यहाँ पे तैयार की गई है। तो आप इसका फायदा अवश्य उठाएं, वीडियो को पूरा देखें, आप स्किप नहीं करें, साथ आपको इसका वीडियो को पूरा देखें, नोट्स बनाएं ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। चलते हैं, घर परिवार के वातावरण तथा सदस्यों की छाप बालक पर अवश्य पड़ती है। इसी कारण बालक के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार है और बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है। इसी कारण परिवार के सदस्यों का वांछनीय अवांछनीय व्यवहार का प्रभाव बालकों पर पड़ता है। यानी यहाँ अपने को एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है कि घर परिवार के वातावरण तथा सदस्यों की छाप बालक पर अवश्य पड़ती है और इसी कारण बालक के विकास की, यहाँ देखना है,
बालक के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार है। तो ये पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी है, तो अपने को ध्यान रखना है प्रथम पाठशाला कौन है, परिवार है। बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है और इसी कारण परिवार के सदस्यों का वांछनीय अवांछनीय व्यवहार का प्रभाव बालकों पर पड़ता है। इसके बाद एक कोटेशन दी हुई है, यंग एवं मेघ के अनुसार परिवार सबसे पुराना और मौलिक मानव समूह है। परिवार ढांचे का विशिष्ट रूप एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न हो सकता है और हो जाता है और होता है, पर सब जगह परिवार के मुख्य कार्य हैं बच्चों का पालन करना, उसे समाज संस्कृति से परिचित कराना और सारांश में उसका समाजीकरण करना। यंग एवं मेघ के अनुसार, यानी परिवार सबसे पुराना और मौलिक मानव समूह है। पारिवारिक ढांचे का विशिष्ट रूप एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न हो सकता है और होता है, पर सब जगह परिवार के मुख्य कार्य हैं बच्चों का पालन करना, उसे समाज की संस्कृति से परिचित कराना और सारांश में उसका समाजीकरण करना। ये यंग एवं मेघ ने ये बात कही थी, क्योंकि परिवार का ये दायित्व है कि बच्चों का पालन करना, उसकी समाज और संस्कृति से परिचित, उसे समाज और संस्कृति से परिचित कराना और सारांश में उसका समाजीकरण करना, ये दायित्व होता है परिवार का। इसके बाद मोंटेसरी ने भी ये इस पे लिखा था। मोंटेसरी ने बालकों के विकास के लिए परिवार के वातावरण तथा परिस्थिति को महत्वपूर्ण माना है। इसलिए उन्होंने परिवार को बचपन का घर यानी हाउस ऑफ चाइल्डहुड कहा है। तो इस प्रकार ये मोंटेसरी का कथन है कि इन्होंने परिवार को बचपन का घर कहा है। उसके बाद नेक्स्ट है, बालक के विकास पर घर का प्रभाव इस प्रकार पड़ता है। यानी बालक के विकास पर घर का प्रभाव कैसे पड़ता है उसके बारे में अपने देखते हैं। बालक के विकास पर घर का प्रभाव। घर बालक को समाज में व्यवहार करने की शिक्षा देता है। बालक में रुचि, अभिरुचि तथा प्रवृत्तियों का विकास घर पर होता है। घर बालक की उत्तम आदतों एवं चरित्र के विकास में योगदान देता है। चौथा, बालक में सहयोग, परोपकार, सहिष्णुता, कर्तव्य पालन के गुण के घर से ही विकसित होते हैं। पांचवा, बालक को सर्वप्रथम प्रेम की शिक्षा घर पर ही मिलती है। छठा, घर बालक की प्रथम पाठशाला है और वह घर में सभी गुण सीखता है जिनकी पाठशाला में आवश्यकता होती है। सातवां, घर पर ही बालक सर्वप्रथम सामाजिक व्यवहार का अनुकरण करना सीखता है। आठवां, घर बालक में समायोजन व अनुकूलन के गुण विकसित करता है। नौवां, सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करने में घर का योगदान प्रमुख है। तो इस प्रकार यानी घर का योगदान देखिए, नंबर एक, घर बालक को समाज में व्यवहार करने की शिक्षा देता है। दूसरा, बालक में रुचि, अभिरुचि तथा प्रवृत्तियों का विकास घर पर होता है। तीसरा, घर बालक की उत्तम आदतों, चरित्र के विकास में योगदान देता है। चौथा, बालक में सहयोग, परोपकार, सहिष्णुता, कर्तव्य पालन के गुण घर से ही विकसित होते हैं। पांचवा, बालक को सर्वप्रथम प्रेम की शिक्षा घर पर ही मिलती है। छठा, घर बालक की प्रथम पाठशाला है और वह घर में सभी गुण सीखता है जिनकी पाठशाला में आवश्यकता होती है। सातवां, घर पर ही बालक सर्वप्रथम सामाजिक व्यवहार का अनुकरण करना सीखता है। आठवां, घर बालक में समायोजन तथा अनुकूलन के गुण विकसित करता है। नौवां, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित करने में घर का योगदान प्रमुख होता है। तो ये घर का योगदान आता है। इसके बाद आगे आता है बालक के विकास में विद्यालय का योगदान। यानी पहले तो अपने घर का योगदान ही कहा, अब है बालक के विकास में विद्यालय का योगदान। तो बालक के विकास में विद्यालय का क्या योगदान है उस पर अपने चर्चा करते हैं, देखते हैं। परिवार व आस पड़ोस से निकलकर सर्वप्रथम बच्चा विद्यालय के वातावरण में प्रवेश करता है।
जहाँ अध्यापक माता पिता का स्थान लेते हैं। स्कूल, विद्यालय यानी शब्द स्कोला से बना है। यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ स्पष्ट दे रखा है कि विद्यालय यानी स्कूल, स्कूल जिसको अपने विद्यालय कहते हैं, शब्द स्कोला से बना है। किससे बना है? स्कोला से बना है। और जिसका अर्थ क्या है? अवकाश। यानी इसका अर्थ क्या है? अवकाश। यह धारणा कहाँ से आई? यूनान में विद्यालयों में पहले खेल कूद आदि पर बल दिया जाता था। यानी यूनान में विद्यालय में पहले खेल कूद आदि पर क्या दिया जाता था? बल दिया जाता था। कालांतर में ये विद्यालय शिक्षा के केंद्र बन गए और अच्छे वातावरण से युक्त विद्यालय बालकों के विकास में उपयोगी होते हैं। परंतु अनुचित वातावरण वाले विद्यालय बालकों को उनके परिवार व समाज के लिए कोडबंद बना देते हैं। कहा भी जाता है कि एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए विद्यालय का वातावरण स्वस्थ होना आवश्यक है। तो इस प्रकार बालक के विकास में विद्यालय का इस प्रकार योगदान है। यानी बालक के विकास में विद्यालय का योगदान किस प्रकार है? देखिए, नंबर 1, आज विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। इसी कारण आज का विद्यालय एक लघु समाज है। दूसरा, आधुनिक विद्यालयों ने बालकों के दृष्टिकोण समाज एवं विश्व के संदर्भ में विकसित किया है। यानी आधुनिक विद्यालयों ने बालकों का दृष्टिकोण समाज एवं विश्व के संदर्भ में विकसित किया है। तीसरा, आज के विद्यालय बालक के विकास के लिए विशेष वातावरण तैयार करते हैं। अच्छे वातावरण में बालकों में अच्छे भावों का सर्जन होता है, उनके व्यक्तित्व में संतुलन उत्पन्न होता है। विद्यालय बालक को समाज से जोड़ने का कार्य करता है। विद्यालय सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है तथा उसे अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। छठा, विद्यालय बालकों को जीवन की जटिल परिस्थितियों का सामना करने योग्य बनाता है। और सातवां, विद्यालय में समाज के आदर्शों विचारधाराओं का प्रसार होता है एवं विद्यालय शिक्षित नागरिकों के निर्माण में योगदान देता है। आठवां, व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास करने में विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये विद्यालय का यानी बालकों के विकास में विद्यालय का ये योगदान था। उसके बाद आगे आता है वंशानुक्रम का वातावरण। यानी वंशानुक्रम का वातावरण। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये भी ध्यान रखना। ये वंशानुक्रम का जो वातावरण है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का निकलता है। कई बार पूछा हुआ है एचटेट और सीटेट में, आप देखोगे तो इसमें रेट में भी यहाँ से पूछा गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसको अपने को ध्यान से अपने को देखना है, ताकि यहाँ से यदि कोई क्वेश्चन आए तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, उस क्वेश्चन को हम सही करें। मानव का विकास दो कारकों से होता है। मानव का विकास दो कारकों से होता है। नंबर 1, जैविक कारक और दूसरा है सामाजिक कारक। जैविक विकास का दायित्व माता पिता वंशानुक्रम पर होता है। यानी जैविक विकास का जो दायित्व होता है वह माता पिता वंशानुक्रम पर होता है। दूसरा है सामाजिक कारक, सामाजिक वातावरण पर होता है। सामाजिक वातावरण पर होता है। विकास का दायित्व वातावरण पर होता है। सामाजिक विकास का दायित्व वातावरण पर होता है। जन्म से संबंधित विकास को वंशक्रम तथा समाज से संबंधित विकास को वातावरण कहते हैं। ये आपको यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। जो जन्म से संबंधित विकास को क्या कहते हैं? वंशक्रम। जन्म से संबंधित विकास को वंशक्रम कहते हैं। और समाज से संबंधित विकास को क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि जन्म से संबंधित और समाज से संबंधित विकास को क्या कहा जाता है? पूर्व मानव जीवन विज्ञान की दृष्टि से कोषों का योग होता है। यानी पूर्व मानव जीवन विज्ञान की दृष्टि से कोषों का योग होता है।
यानी अनेक कोषों से क्या बनता है, उनका योग होता है अपने कहते हैं। अब आगे जो आता है वो आता है वंशानुक्रम का अर्थ। समानता भी है और असमानता भी है। ये सभी तत्व जो बालक के जन्म के समय से ही नहीं बल्कि उसके गर्भ के में आने के समय से ही प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात वे सभी तत्व जो बालक 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 को उसके माता पिता से प्राप्त होते हैं वंशानुक्रम कहलाते हैं। यानी यहाँ अपनी भाषा में अपने कहें कि माता पिता से जो प्राप्त होता है, यानी जो भी तत्व माता पिता से प्राप्त होंगे वो क्या होगा, वंशक्रम होगा। यानी उसको वंशानुक्रम कहलाते हैं, वंशानुक्रम कहलाते हैं, वंशक्रम अपने कह सकते हैं। बालक को अपने माता पिता के अलावा, यानी यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, बालक को अपने माता पिता के अलावा पहले के पूर्वजों से भी अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं और इसी को हम वंशानुक्रम, वंश परंपरा, पैतृकता, आनुवंशिकता आदि नामों से पुकारते हैं। यानी बालक को अपने माता पिता के अलावा पहले के पूर्वजों से भी अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। इसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं, वंश परंपरा भी कहते हैं, पैतृकता भी कहते हैं, आनुवंशिकता भी अपने कहते हैं, आदि नामों से अपने पुकारते हैं। एक पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किए जाने वाले विशिष्ट गुण अथवा लक्षण प्राणी शास्त्र या जैविक विरासत कहलाते हैं। यहाँ भी देखते हैं, एक पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किए जाने वाले विशिष्ट गुण अथवा लक्षण प्राणी शास्त्रीय या जैविक विरासत कहलाते हैं। तो ये जैविक और विरासत, जैविक और प्राणी शास्त्रीय विरासत के बारे में भी आप ध्यान रखें। आर एस वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वर्ण गर्भधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। आर एस वुडवर्थ की कोटेशन है, इसको ध्यान से देखना। ये आई हुई है, 2-3 बार पूछी हुई है, तो ये रिपीट की हुई है। यहाँ पे जितनी भी कोटेशन मैंने दी है वो बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाली कोटेशन डाली हुई है, तो अपने को यहाँ ध्यान ध्यान देना है इन कोटेशन पे। ये वुडवर्थ की क्या है, वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वर्ण गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। बी.एन. झा के अनुसार ये क्या कहते हैं, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यानी वंशानुक्रम है व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का क्या है, पूर्ण योग है। ये बी.एन. झा ने अपनी कोटेशन दी थी। इसके बाद आता है वंशानुक्रम की प्रक्रिया। यानी वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या है, तो वंशानुक्रम की प्रक्रिया अपने देखेंगे कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या होती है। यहाँ से अपने को ध्यान देना है कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया से भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो वंशानुक्रम की प्रक्रिया भी काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से देखें कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया है क्या। मानव शरीर कोषों, सेल, कोशिकाओं का योग होता है। यानी जो मानव शरीर है वो कोषों यानी सेल यानी कोशिकाओं का योग होता है। शरीर का प्रारंभ केवल एक कोष से होता है। यानी शरीर का जो प्रारंभ होता है वो सबसे पहले क्या होता है, एक कोष से ही होता है, जिसे संयुक्त कोष जाइगोट भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संयुक्त कोष कहते हैं, यानी जाइगोट कहते हैं। विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, उसे जाइगोट कहा जाता है, संयुक्त कोष या जाइगोट कहते हैं। संयुक्त कोष दो उत्पादक कोषों, यानी यहाँ ध्यान देना, संयुक्त कोष है वो दो उत्पादक कोषों, जर्म सेल जिसको अपने कहते हैं जर्म सेल का योग होता है। इनमें एक कोष पिता का होता है जिसे पितृ कोष कहते हैं, और दूसरा कोष माता का होता है जिसे मातृ कोष कहते हैं। यानी जो संयुक्त दो कोष होते हैं उनमें से एक कोष पिता का होता है इसे पितृ कोष कहते हैं, और दूसरा कोष क्या है, माता का होता है, इसे मातृ कोष कहते हैं। तो यहाँ कोषों, संयुक्त कोषों का योग, अपना जो मानव शरीर है वो संयुक्त कोष का योग होता है।
और संयुक्त कोष दो किसके होते हैं, एक पिता का होता है इसे पितृ कोष कहते हैं, और दूसरा माता का होता है उसे क्या कहते हैं, मातृ कोष कहते हैं। पुरुष व स्त्री के प्रत्येक कोष में 23 गुणसूत्र होते हैं। यानी यहाँ दोनों में पुरुष और स्त्री के प्रत्येक कोष में 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 ही स्त्री के होते हैं और 23 ही पुरुष के होते हैं। तो इस प्रकार संयुक्त कोष में 23 गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। यानी संयुक्त कोष की बात करें तो अपने उनमें क्या होता है, 23 गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। यानी 23 ही माता के हो गए और 23 ही पिता के हो गए, तो 23 जोड़े हो गए। गुणसूत्रों के संबंध में मन ने लिखा है, यानी यहाँ मन की कोटेशन है, हमारी असंख्य परंपरागत विशेषताएं, हमारी असंख्य परंपरागत विशेषताएं इन 23 प्लस 46 गुणसूत्रों में निहित रहती है। और ये विशेषताएं गुणसूत्रों में विद्यमान पितृकों यानी जीन्स में होती है। यहाँ अपने को ध्यान देना है कि जो गुणसूत्रों के संबंध मन ने क्या लिखा है कि हमारी असंख्य परंपरागत विशेषताएं इन 23 प्लस 23 46 गुणसूत्रों में निहित रहती है। यानी 23 पिता के और 23 ही माता के। तो ये विशेषताएं गुणसूत्रों में विद्यमान पितृक और जीन्स में होती है। पितृक क्या है, यहाँ पे अपने को ध्यान देना है। पितृक पितृक यानी जीन्स एक गुण या विशेषताओं को निर्धारित करता है। यानी ये जो पितृक होता है या जीन्स होता है वो एक गुण या विशेषता को निर्धारित करता है। इसलिए इन पितृकों को वंशानुक्रम निर्धारक कहते हैं। यानी इसलिए इन ये जो पितृक होते हैं ये वंशानुक्रम निर्धारक कहलाते हैं। अगला है यही पितृक यानी शारीरिक और मानसिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में को पहुंचाते हैं। यानी शारीरिक और मानसिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये पहुंचाते हैं। उसके बाद आगे आता है कोष। संयुक्त कोष जाइगोट, आगे क्या दिया, संयुक्त कोष जाइगोट। एक होता है मातृ कोष, दूसरा होता है पितृ कोष। 23 गुणसूत्र मातृ कोष में होते हैं और 23 ही क्या होते हैं, पितृ कोष में होते हैं। तो 23 प्लस 23 बराबर कितने हो जाते हैं, 46 46। तो संयुक्त जो कोष होते हैं वो कितने होते हैं, 46 होते हैं। संयुक्त गुणसूत्र होते हैं वो 46 होते हैं। बालक का लिंग निर्धारण, यानी यहाँ बालक का लिंग निर्धारण कैसे होता है, इन्हीं पे आधारित अपने समझेंगे कि बालक का निर्धारण उपयुक्त विवेचन में स्त्री पुरुषों के 22 जोड़ों का आकार, यानी ये जो उपयुक्त विवेचन है इसमें पुरुषों के 22 जोड़ों का आकार स्त्री व पुरुष दोनों में समान रहता है। यानी 23 में से 22 का क्या रहता है, समान रहता है। जो ये 23 है इनमें दोनों में क्या है, 22 ही पुरुष में और प्लस 22 ही स्त्री में, ये दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज भाई बोली भी की है कि पुरुषों के 22 जोड़ों का आकार स्त्री व पुरुष दोनों में क्या होता है, समान रहता है। इन्हें आत्म 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 गुण सूत्र कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, आत्म गुण सूत्र कहा जाता है। 23वां जोड़ा, यानी इसमें प्लस एक लास्ट वाला कहें अपने, प्लस कर दें एक, तो ये 23 होता है, 23वां ये, और इसका भी प्लस एक, ये 23वां हो जाएगा। तो 23वां जोड़ा लिंग गुण सूत्र कहलाता है। यानी ये जो 23वां लास्ट वाला एक एक दोनों में, यही क्या करता है, लिंग गुण सूत्र निर्धारित करता है। ये लिंग गुण सूत्र कहलाता है। यह स्त्रियों में तो समान एक्स एक्स होता है, यानी स्त्रियों में क्या होता है, समान होता है, एक्स एक्स होता है। तो स्त्रियों में समान होगा, एक्स एक्स होगा। लेकिन पुरुषों में एक लंबा गुणसूत्र होता है तथा दूसरा गोल लंबे गुणसूत्र को एक्स गुणसूत्र तथा गोल गुणसूत्र को वाई गुणसूत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार पुरुषों में क्या होता है, एक्स और वाई होता है। यानी पुरुषों में क्या होता है, एक्स वाई होता है। स्त्री में एक्स एक्स होगा और पुरुष में वाई वाई होगा। यानी माता में एक्स एक्स और पिता में एक्स वाई होगा। स्त्री में एक्स एक्स गुणसूत्र होता है तथा पुरुषों में एक्स वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं। यानी दोनों में क्या होता है, स्त्री में तो केवल एक होता है एक्स एक्स ही, लेकिन पुरुषों में क्या है, एक्स और वाई दोनों होते हैं। जब माता का एक्स गुणसूत्र पुरुष के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो ऐसी स्थिति में लड़की का जन्म होता है। यानी माता से यदि एक्स आ जाए
और इधर पिता से भी x आ जाए तो ये जो x है इससे क्या होगी, लड़की जन्म होगी। ये ध्यान रखना, इससे क्या होगी, लड़की का जन्म होगा x से। यदि वही जब पिता का y गुणसूत्र और माता के x गुणसूत्र से मिलता है तो लड़के का जन्म होता है। यानी दूसरे में क्या समझाया है, यदि माता के x से पिता का y आ जाए, यानी माता से x आ जाए, क्योंकि माता में तो x होता है तो माता से x ही आना है, लेकिन पिता से यदि y आ जाए तो XY होने पर क्या होगा, तब लड़का जन्म लेगा। यहाँ अपने को ध्यान रखना, तब क्या लेगा, लड़का जन्म लेगा। तो इस प्रकार लड़का जन्म लेता है। पिता और माता, यहाँ अपने को समझना है। अब जो मैंने पहले बात बताई वो यहाँ अपने को समझना है प्रैक्टिकल रूप में। ये पिता है और इधर से माता है, तो पिता से क्या होंगे, XY गुणसूत्र पिता में होंगे और माता में XX गुणसूत्र होंगे। अब यदि पिता X लंबा गुणसूत्र आता है और माता का X लंबा आता है तो क्या होगी, लड़की पैदा होगी। दोनों XX होने पर क्या होगी, लड़की होगी। यदि पिता से यदि Y गोल आ जाए, तो पिता में X लंबा होता है और Y गोल होता है, यदि पिता से Y गोल आ जाए और माता से X लंबा आ जाए तो क्या होगा, लड़का पैदा होगा। तो यहाँ अपने को लड़की और लड़कों का समझ लेना है कि लड़की कब पैदा होगी, लड़का कब पैदा होगा। तो यहाँ अपने को लड़की और इधर अपने को लड़का मिलेगा। ये XS से लड़की और XY से लड़का पैदा होगा। आगे अपने देखते हैं, मानव जाति मानव जाति में वंश सूत्रों की कुल संख्या 46 होती है। यानी मानव जाति में वंश सूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। अब 46 कैसे होगी, क्योंकि दोनों में 23-23 होते हैं तो 23 प्लस 46 होगी। 23 जोड़ियां होती हैं। पुरुष की 23 जोड़ी में XY गुणसूत्र होते हैं तथा महिला की 23वीं जोड़ी में XX गुणसूत्र होते हैं। तो यहाँ यानी दोनों के 23 प्लस 23 कितने होंगे, 23 प्लस 23 बराबर 46 होंगे। तो यहाँ अपने को ध्यान देना है, ये माता पिता दोनों के 46 हैं। इसके बाद बीज कोषों यानी जनन द्रव्य, बीज कोषों जनन द्रव्य की निरंतरता का नियम, बीज कोषों जनन द्रव्य की निरंतरता का नियम। इस नियम के प्रतिपादक बीजमैन का कथन है कि बीज कोषों का कार्य केवल उत्पादक कोषों का निर्माण करना है। जो बीज कोष बालक को अपने माता पिता से मिलता है उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार बीज कोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता है। इस सिद्धांत की पुष्टि हेतु बीजमैन ने कुछ चूहों को लिया और उनकी पूंछें काट दी। इस प्रकार वह कई पीढ़ियों तक पूंछें काटता रहा, किंतु किसी भी पीढ़ी में कोई पूंछ विहीन चूहा पैदा नहीं हुआ। तो ये बीजकोषों या जन्म द्रव्य की निरंतरता का नियम। पहला नियम क्या है, बीजकोष या जन्म द्रव्य की निरंतरता का नियम। इसमें क्या है, इस नियम के प्रतिपादक बीजमैन है। ये ध्यान रखना है कि इसके तो प्रतिपादक का ध्यान रखना है। इस नियम के प्रतिपादक कौन है, बीजमैन है। बीजमैन ने क्या कहा, बीज कोषों का कार्य केवल उत्पादक कोषों का निर्माण करना है। जो बीज कोष बालक को अपने माता पिता से मिलता है उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार बीज कोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता है। इस सिद्धांत की पुष्टि हेतु बीजमैन ने कुछ चूहों को लिया और उनकी पूंछें काट दी।
इस प्रकार वह कई पीढ़ियों तक पूछे काटता रहा, किंतु किसी भी पीढ़ी में कोई पूछ विहीन चूहा पैदा नहीं हुआ। तो ये क्या है, बीज कोष का ये नियम है। पहला है बीज कोष का नियम। दूसरा है समानता का नियम। इस नियम के प्रतिपादक सोरेनसन है, यानी समानता के नियम के प्रतिपादक कौन है, सोरेनसन है, ये ध्यान रखना। प्रतिपादक अपने को ध्यान होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। सृष्टि का नियम है कि एक मानव मानव को तथा पशु पशु को जन्म देता है। यानी ये क्या है, सृष्टि का नियम है कि एक मानव मानव को तथा पशु पशु को जन्म देता है, अर्थात समान समान जीव को जन्म देता है। यानी अर्थात जो जीव होगा वो वही उसी जीव को जन्म देगा। इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। यानी ये नियम ये कहता है कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनकी क्या होगी, संतान होती है। बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान तथा मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि होते हैं। तो ये क्या है, समानता का नियम है। तो समानता का नियम किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था। स से समानता का नियम और स से ही सोरेनसन, इस प्रकार इसको समानता के नियम के साथ आपने को जोड़ के रखना है। बीज को जन्म द्रव्य की निरंतरता का नियम वो बीजवेद ने दिया था। तो यहाँ पे क्या समानता के नियम में सोरेनसन क्या कहते हैं कि सृष्टि का नियम है कि एक मानव मानव को तथा पशु पशु को जन्म देता है, अर्थात समान समान जीव को जन्म देता है। इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतानें होती है। बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान तथा मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे क्या होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं। इसके बाद है तीसरा, विभिन्नता का नियम। तीसरा है विभिन्नता का नियम। इस सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन व लेमार्क हैं। यानी विभिन्नता के नियम के प्रतिपादक कौन है, डार्विन और लेमार्क हैं। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल सामान्य होकर उनसे बुद्धि रंग स्वभाव में कुछ भिन्न होता है। यहाँ अपने को ध्यान देना है कि विभिन्नता का नियम क्या कहता है कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक है वो डार्विन और लेमार्क है। यानी विभिन्नता के नियम के प्रतिपादक डार्विन और लेमार्क है। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता से बिल्कुल समान न होकर उनसे बुद्धि रंग स्वभाव में कुछ भी भिन्न होता है। तो ये समान नहीं होता है। इसके बाद अगला है चौथा नियम है वो प्रत्यागमन का नियम है। यानी प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के ठीक विपरीत गुण पाए जाते हैं। बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में मंदबुद्धि होने की प्रवृत्ति और मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति ही प्रत्यागमन है। जैसे माता हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। तो इस प्रकार ये क्या है, प्रत्यागमन का नियम है। प्रत्यागमन का नियम, ये प्रत्यागमन का नियम है। इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के ठीक विपरीत गुण पाए जाते हैं। बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में मंद बुद्धि होने की प्रवृत्ति और मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति ही प्रत्यागमन है। जैसे माता पिता हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद पैदा होता है। अगला जो पांचवा आता है वो आता है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। इस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि इन गुणों का प्रभाव जन्म द्रव्य पर नहीं होता है। लेकिन इसके विपरीत विकासवादी लेमार्क ने लिखा है कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। जैसे जिराफ पशु की गर्दन पहले घोड़े के समान थी, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण वह लंबी हो गई और कालांतर में उसकी लंबी गर्दन का गुण अगली पीढ़ी में संक्रमित होता है। तो यहाँ ये क्या है, अर्जित गुणों के संक्रमण का ये नियम ये है कि इस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि इन गुणों का प्रभाव जन्म द्रव्य पर नहीं होता है। लेकिन इसके विपरीत विकासवादी लेमार्क ने लिखा है कि व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है।
जैसे जिराफ पशु की गर्दन पहले घोड़े के समान थी, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण वह लंबी हो गई और कालांतर में उसकी लंबी गर्दन का गुण अगली पीढ़ी को संक्रमित होता है। ये संक्रमित संक्रमण का ये नियम था। उसके बाद अगला छठा जो नियम आता है वो आता है मेंडल का नियम। मेंडल का नियम काफी ये महत्वपूर्ण है। मेंडल का नियम इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था, कई बार पूछा भी जाता है। तो मेंडल के नियम पे अपने को ध्यान रखना है। इस नियम के अनुसार वर्ण संकर यानी क्रेटेड प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती हैं। और इस नियम को चेकोस्लोवाकिया के एक पादरी मेंडल ने प्रतिपादित किया। यानी इस नियम को प्रतिपादित किसने किया? मेंडल ने किया था। कहाँ का था? चेकोस्लोवाकिया का एक पादरी था। उसने अपने गिरजे के बगीचे में बड़ी और छोटी मटरें बराबर संख्या में मिलाकर बोई तथा उगने वाली मटरों को फिर कई बार बोया, तो अंत में नतीजन उगने वाली शुद्ध मटरें वास्तविक थी। तो ये क्या है? ये है मेंडल का नियम। मेंडल का नियम क्या कहता है? मेंडल का नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार वर्ण संकर प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती है। वर्ण संकर प्राणी अपने मौलिक और सामान्य नियम की ओर क्या होती है? अग्रसर होती है। तो इस नियम को चेकोस्लोवाकिया के एक पादरी मेंडल ने प्रतिपादित किया। उसने अपने गिरजे के बगीचे में बड़ी और छोटी मटरें बराबर संख्या में मिलाकर बोई तथा उगने वाली मटरों को फिर कई बार बोया, तो अंत में नतीजन उगने वाली शुद्ध मटरें वास्तविक थी। ये क्या था? मेंडल का नियम था। इसके बाद बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव आता है। यानी बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव क्या पड़ता है? इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी ऑन चाइल्ड, यानी बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव। तो बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव क्या होता है, यही अपने देखते हैं, पढ़ते हैं। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम के महत्व के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए हैं। इनके आधार पर उन्होंने सिद्ध किया है कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, और हम यहाँ कुछ मुख्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इस प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। पहला है मूल शक्तियों का प्रभाव। थॉर्नडाइक का मत है कि बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण उसका वंशानुक्रम है। तो मूल शक्तियों का प्रभाव पड़ता है थॉर्नडाइक के अनुसार। थॉर्नडाइक का कहना था कि बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण उसका वंशानुक्रम होता है। दूसरा है शारीरिक लक्षणों का प्रभाव। कार्ल पियर्सन का मत है कि यदि माता पिता की लंबाई कम या अधिक होती है तो उनके बच्चों की लंबाई कम या अधिक होती है। यदि माता पिता की लंबाई कम या अधिक होगी तो बच्चों की भी लंबाई कम या अधिक होगी। ये है शारीरिक लक्षणों का प्रभाव। तीसरा है प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव। क्लीनबर्ग का मत है कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है, और यही कारण है कि अमेरिका की श्वेत प्रजाति निग्रो प्रजाति से श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव, क्लीनबर्ग का मत है कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है, यही कारण है कि अमेरिका की श्वेत प्रजाति निग्रो प्रजाति से श्रेष्ठ है। अगला चौथा आता है व्यावसायिक योग्यता। व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव। केटल का मत है कि व्यावसायिक योग्यता का मुख्य कारण वंशानुक्रम है। वह इस निष्कर्ष पर अमेरिका के 885 वैज्ञानिकों के 2 परिवारों का अध्ययन करने के परिणाम स्वरूप पहुंचे। उसने बताया कि इन परिवारों में 2/5 व्यवसायी वर्ग के, 1/2 उत्पादक वर्ग और 1/4 कृषि वर्ग के थे। तो ये व्यवसायिक योग्यता का प्रभाव केटल ने ये दिया था। पांचवा आता है सामाजिक स्थिति का पर प्रभाव। विनशिप का मत है कि गुणवान और प्रतिष्ठित माता पिता की संतान प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। वह इसे निष्कर्ष पर रिचर्ड एडवर्ड के परिवार का अध्ययन करने के बाद पहुंचे। रिचर्ड स्वयं गुणवान और प्रतिष्ठित मनुष्य था एवं उसने एलिजाबेथ
नामक जिस स्त्री से विवाह किया था वह भी उसी के समान थी। इन दोनों के वंशजों को विधानसभा के सदस्यों यानी महाविद्यालयों के अध्यक्षों आदि के प्रतिष्ठित पद प्राप्त हुए। उनका एक वंशज अमेरिका का राष्ट्रपति बना। तो ये सामाजिक स्थिति पर प्रभाव भी यहाँ पे आता है। छठा है चरित्र पर प्रभाव। डगडेल का मत है कि चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है। यहाँ अपने को ध्यान देना है कि चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है। उसने यह बात सन 1877 ईस्वी में जैक्स के वंशजों का अध्ययन करके सिद्ध की। 1720 में न्यूयॉर्क में जन्म लेने वाला जुक्स एक चरित्रहीन मनुष्य था और उसकी पत्नी भी उसके समान चरित्रहीन थी। इन दोनों के वंशजों के नन ने लिखा है कि 5 पीढ़ियों में लगभग 1000 व्यक्तियों में से 300 बाल्यावस्था में मर गए। 310 ने 2300 वर्ष दरिद्र ग्रहों में व्यतीत किए। 440 रोग के कारण मर गए। 130 जिनमें 7 हत्या करने वाले थे, दंड प्राप्त अपराधी थे और केवल 20 ने कोई व्यवसाय करना सीखा। तो इस प्रकार चरित्र का प्रभाव भी यहाँ पे पड़ता है। 7वां आता है महानता का प्रभाव। महानता का प्रभाव गाल्टन का मत है कि व्यक्ति की महानता का कारण उसका वंशानुक्रम है। यह वंशानुक्रम का ही परिणाम है कि व्यक्तियों के शारीरिक और वर्ण, वजन, स्वास्थ्य, बुद्धि, मानसिक लक्षणों में भिन्नता दिखाई देती है। व्यक्ति का कद, मानसिक शक्ति आदि उसके वंशानुक्रम पर आधारित रहते हैं। गाल्टन ने लिखा है कि महान न्यायाधीशों, राजनीतिज्ञों, सैनिक पदाधिकारियों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों और खिलाड़ियों के जीवन चरित्रों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उनके परिवार में इन्हीं क्षेत्रों में प्रशंसा प्राप्त अन्य व्यक्ति भी हुए। इसके बाद अगला है 8वां वृद्धि पर प्रभाव। गोडार्ड का मत है कि मंद बुद्धि माता पिता यानी बुद्धि पर प्रभाव 8वां है बुद्धि पर प्रभाव। तो गोडार्ड का मत है कि बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। उसने यह बात कालिकाक नामक एक सैनिक वंशजों का अध्ययन करके सिद्ध की। कालिकाक ने पहले एक मंद बुद्धि स्त्री से और कुछ समय के बाद एक तीव्र बुद्धि की स्त्री से विवाह किया। पहली स्त्री के 480 वंशजों में से 143 मंद बुद्धि, 46 सामान्य, 36 अवैध संतान, 32 वेश्याएं, 24 शराबी, 8 वेश्यालय स्वामी भोग वाले और 3 अपराधी थे। दूसरी स्त्री 496 वंशजों में से केवल 3 मंद बुद्धि और चरित्रहीन थे। शेष नए व्यवसायी, डॉक्टरी, शिक्षकों, वकीलों आदि के रूप में समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त किए। वंशानुक्रम के समन्वित प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए कोल सैनिक ने लिखा है कि जिस सीमा तक व्यक्ति की शारीरिक रचना हो उसके पितृएक निश्चित करते हैं, उस सीमा तक उसके मस्तिष्क एवं स्नायु संस्थान की रचना, उसके अन्य शारीरिक लक्षण, उसकी खेल कद संबंधी कुशलता और उसकी गणित संबंधी योग्यता, ये सभी बातें उसके वंशानुक्रम पर निर्भर होती है, पर ये बातें उसके वातावरण पर कहीं अधिक निर्भर होती हैं। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक विकास पर वंशानुक्रम का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव पितृएक के कारण व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों पर प्रकट होता है। आंतरिक प्रेरक तत्व उसके स्वभाव को निर्धारित करते हैं और डगलस के अध्ययन ने सिद्ध कर दिया कि चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है। स्वस्थ बौद्धिक तथा मानसिक स्थिति भी वंशानुक्रम की देन है। उसके बाद अगला है वो है वातावरण का अर्थ परिभाषा, यानी वातावरण का अर्थ और परिभाषा के बारे में अपने यहाँ देखेंगे। चलते हैं वातावरण का अर्थ और
परिभाषा के मैटर पे वातावरण का अर्थ क्या है, यहाँ पे अपने को ध्यान देना है। वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, यानी वातावरण के लिए किसका प्रयोग होता है, पर्यावरण शब्द का प्रयोग होता है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण के दो शब्द हैं, परि प्लस आवरण। एक परि होता है, दूसरा आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर एवं आवरण का अर्थ है ढकने वाला, यानी चारों ओर से ढकने वाला। इस प्रकार पर्यावरण वह वस्तु है जो चारों ओर से ढके या घेरे हुए है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ है वह उसका वातावरण है। इसमें वे सब तत्व सम्मिलित किए जा सकते हैं जो व्यक्ति के जीवन और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार पर्यावरण के अर्थ को अपने को समझ लेना है। बोरिंग लैंगफील्ड ने परिभाषित है, पितृकों के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली प्रत्येक वस्तु वातावरण है। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया। डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार वातावरण शब्द का प्रयोग उन सब बाह्य शक्तियों, प्रभावों एवं दशाओं का सामूहिक रूप से वर्णन करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि, विकास और प्रमुखता पर प्रभाव डालते हैं। इसके बाद अगली कोटेशन रोज के अनुसार है। रोज क्या कहते हैं, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। जिस वर्ट के अनुसार वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है और रोज उस पर सीधे प्रभाव डालते हैं। एनास्टी, वातावरण वह हर वस्तु है जो व्यक्ति के पितृकों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। ये एनास्टी की परिभाषा है। उसके बाद आता है वातावरण के प्रकार। वातावरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो वातावरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो वातावरण के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या है, उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वह उसका परिवेश यानी वातावरण, पर्यावरण है। बालक जिस परिवेश वातावरण में निवास करता है वहां का संपूर्ण वातावरण बालक के विकास पर पूर्ण रूप से प्रभाव डालता है। वातावरण को मुख्यतः दो भागों में, आंतरिक वातावरण एवं बाह्य वातावरण में विभाजित किया जाता है। यानी वातावरण को दो भागों में करते हैं, एक आंतरिक वातावरण और दूसरा बाह्य वातावरण। पहला आता है आंतरिक वातावरण। आंतरिक वातावरण क्या है, आंतरिक वातावरण का आशय गर्भावस्था की उन परिस्थितियों से है जो भ्रूण को चारों ओर से घेरे रहती है। यानी आंतरिक वातावरण क्या है, आंतरिक वातावरण का आशय गर्भावस्था की उन परिस्थितियों से है जो भ्रूण को चारों ओर से घेरे रहती है। इसे अंतःकोशीय वातावरण भी कहते हैं। यानी इस वातावरण को अंतःकोशीय वातावरण भी कहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। महाभारत काल की अभिमन्यु की कहानी से स्पष्ट होता है कि गर्भस्थ शिशु भी सुन व समझ सकता है। इसलिए माँ के स्वस्थ होने पर बालक में भी स्वस्थ होने के लक्षण प्रकट होते हैं। यानी ये क्या होता है, वातावरण का प्रभाव आता है। महाभारत काल के अभिमन्यु की कहानी से स्पष्ट होता है कि गर्भस्थ शिशु भी सुन समझ सकता है। इसलिए माँ के स्वस्थ होने पर बालक में भी स्वस्थ होने के लक्षण प्रकट होते हैं। ये है आंतरिक वातावरण का उदाहरण, यानी आंतरिक वातावरण जो माँ के गर्भ का काल होता है। दूसरा है बाह्य वातावरण। बाह्य वातावरण के अंतर्गत भी सभी परिस्थितियां आती हैं जो सामूहिक या मिश्रित रूप से उसके बाह्य विकास और व्यवहार को प्रभावित करती रहती है। बाह्य वातावरण को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब यहाँ अपने को बाह्य वातावरण समझना है कि बाह्य वातावरण के अंतर्गत वे सभी परिस्थितियां आती हैं जो सामूहिक या मिश्रित रूप से उसके बाह्य विकास व्यवहार को प्रभावित करती है। बाहरी वातावरण को दो भागों में बांटा जाता है। ये दो भाग कौन कौन से हैं, पहला जो भाग है वो है भौतिक वातावरण, यानी भौतिक वातावरण आता है। तो भौतिक वातावरण क्या है, भौतिक वातावरण के अंदर देखना है। इसे प्राकृतिक वातावरण भी कहते हैं, यानी भौतिक वातावरण को प्राकृतिक वातावरण कहते हैं। जन्म के बाद वातावरण से संपर्क होने पर, जैसे
जन्म के बाद वातावरण से संपर्क होने पर, जैसे हवा है, पेड़ है, पौधे है, घर है, भोजन है आदि भौतिक एवं जलवायु से संबंधित कारक हैं, जो बालक के विकास को पूर्ण रूप से किसी न किसी प्रकार से आजन्म प्रभावित करता रहता है। ये क्या होता है? भौतिक वातावरण होता है। यानी भौतिक वातावरण क्या है? इसे प्राकृतिक वातावरण भी कहते हैं। जन्म के बाद वातावरण से संपर्क होने पर, जैसे हवा, पेड़ पौधे, घर, भोजन आदि भौतिक और जलवायु संबंधित कारक हैं, जो बालक के विकास को पूर्ण रूप से किसी न किसी रूप से आजन्म प्रभावित करते रहते हैं। दूसरा है सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण क्या है? सामाजिक वातावरण का तात्पर्य उन सभी परिस्थितियों से है जो बालक के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर प्रभाव डालती है। मानव समाज में प्रचलित सभी सामाजिक परिस्थितियां, रीति रिवाज, प्रथाएं, रूढ़ियां, सहन आदि सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। यानी सामाजिक वातावरण को अपने को समझना है। सामाजिक वातावरण क्या है? सामाजिक वातावरण का तात्पर्य उन सभी परिस्थितियों से है जो बालक के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर प्रभाव डालती है। मानव समाज में प्रचलित सभी सामाजिक परिस्थितियों, रीति रिवाज, प्रथाएं, रूढ़ियां, सहन आदि सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। तो ये है बालक का सामाजिक वातावरण। इसके बाद है बालक पर वातावरण का प्रभाव। यानी बालक पर वातावरण का प्रभाव क्या पड़ता है? बालक पर वातावरण का बहुत प्रभाव होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट का ही प्रभाव बालक पे आता है। तो बालक पर वातावरण का क्या प्रभाव होता है, उसी के बारे में अपने यहाँ पे तथ्यों को देखते हैं कि जहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं, क्वेश्चन निकलने की संभावना होती है, तो उन्हीं पे अपने यहाँ चर्चा करते हैं। बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। यानी बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर भौगोलिक का पड़ता है, सामाजिक का पड़ता है और सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। शारीरिक अंतर पर प्रभाव। फ्रेजबोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। उसने अनेक उदाहरण देकर सिद्ध किया है कि जो जापानी और यहूदी अमेरिका में अनेक पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, उनकी लंबाई भौगोलिक वातावरण के कारण बढ़ गई है। अगला है मानसिक विकास पर प्रभाव। मानसिक विकास क्या है? गॉर्डन का मत है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। उसने यह बात नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों का अध्ययन करके सिद्ध की। इन बच्चों का वातावरण गंदा और समाज के अच्छे प्रभावों से दूर था। तो यहाँ अपने को ध्यान देना है कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। शारीरिक अंतर पर प्रभाव पहला आता है। शारीरिक अंतर पर फ्रेजबोन्स ने कहा है कि यह मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। उसने अनेक उदाहरण देकर सिद्ध किया कि जो जापानी और यहूदी अमेरिका में अनेक पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, उनकी लंबाई भौगोलिक वातावरण के कारण बढ़ गई है। दूसरा है मानसिक विकास पर प्रभाव। गॉर्डन का मत है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। उसने यह बात नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों का अध्ययन करके सिद्ध की कि इन बच्चों का वातावरण गंदा और समाज के अच्छे प्रभावों से दूर था। इसके बाद अगला है प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव। यानी प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव। तो प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव, क्लार्क का मत है कि कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। उसने यह बात अमेरिका के कुछ गोरे और निग्रो लोगों की बुद्धि परीक्षा लेकर सिद्ध की। उसने सम्मान अनेक अन्य विद्वानों का मत है कि निग्रो प्रजाति की बुद्धि का स्तर इसलिए निम्न है क्योंकि उनको अमेरिका की श्वेत प्रजाति के समान शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण उपलब्ध नहीं है। यानी उनको क्या है? शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण उपलब्ध नहीं होता उनके समान। इस वजह से क्या है? प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव भी आता है।
अगला है बुद्धि पर प्रभाव। कैंडोल का मत है कि बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव कहीं अधिक पड़ता है। उसने यह बात 1552 विद्वानों का अध्ययन करके सिद्ध की। ये विद्वान लंदन की रॉयल अकादमी के सदस्य थे। इन सदस्यों को प्राप्त होने वाले वातावरण के संबंध में कैंडोल ने लिखा है कि अधिकांश सदस्य धनियों और अवकाश प्राप्त वर्गों के थे। उनको शिक्षा की सुविधाएं थी और उनको शिक्षित जनता एवं उदार सरकार से प्रोत्साहन मिला। स्टीफन्स का मत है कि जिन बालकों को निम्न वातावरण से हटाकर उत्तम वातावरण में रखा जाता है उनकी उनकी बुद्धि लब्धि आईक्यू में वृद्धि हो जाती है। तो उनकी सबकी बुद्धि लब्धि आईक्यू में वृद्धि हो जाती है। वातावरण परिवर्तन के समय बालक की आयु जितनी कम होती है उसमें प्राय उतना ही अधिक विशेष परिवर्तन होता है। तो ये किसका था? बुद्धि पर प्रभाव कैंडोल का था। कैंडोल का मत है कि बुद्धि के विकास से वंशानुक्रम के अपेक्षा वातावरण का प्रभाव कहीं अधिक पड़ता है। उसने यह बात पर 552 विद्वानों का अध्ययन करके सिद्ध की। ये विद्वान लंदन की रॉयल अकादमी के सदस्य थे। इन सदस्यों को प्राप्त होने वाले वातावरण के संबंध में कैंडोल ने लिखा है कि अधिकांश सदस्य धनी और अवकाश प्राप्त वर्गों के थे। उनको शिक्षा की सुविधाएं थी और उनको शिक्षित जनता एवं उदार सरकार से प्रोत्साहन मिला। स्टीफन्स का मत है कि जिन बालकों को निम्न वातावरण से हटाकर उत्तम वातावरण में रखा जाता है उन सब की बुद्धि लब्धि आईक्यू में वृद्धि हो जाती है। वातावरण परिवर्तन के समय बालक की आयु जितनी कम होती है उसमें प्राय उतना ही अधिक विशेष परिवर्तन होता है। इसके बाद अगला है व्यक्तित्व पर प्रभाव। व्यक्तित्व पर प्रभाव। फूले का मत है कि व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। उसने सिद्ध किया कि कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। उसने यूरोप के 71 साहित्यकारों के उदाहरण देकर बताया कि बनियान और बर्न्स का जन्म निर्धन परिवारों में हुआ था, फिर भी वे अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सके। इसका कारण केवल यह था कि उनके माता पिता ने उनको उत्तम वातावरण में रखा। अनाथ बच्चों पर प्रभाव। समाज कल्याण के केंद्रों में अनाथ और प्रावलंबी बच्चे आते हैं। वे साधारणतः निम्न परिवारों के होते हैं, पर केंद्रों में उनका अच्छी विधि से पालन किया जाता है। उनको अच्छे वातावरण में रखा जाता है और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार के वातावरण में पाले जाने वाले बच्चों के संबंध में वुडवर्थ ने लिखा है कि वे समग्र रूप में अपने माता पिता से अच्छे ही सिद्ध होते हैं। जुड़वा बच्चों पर सात जुड़वा बच्चों पर प्रभाव। जुड़वा बच्चों के शारीरिक लक्षणों, मानसिक शक्तियों, शैक्षिक योग्यताओं में अत्यधिक समानता होती है। न्यूमैन, फ्रीमैन और होल्जिंगर ने 20 जोड़े जुड़वा बच्चों को अलग अलग वातावरण में रखकर उनका अध्ययन किया। व्यक्तित्व पर प्रभाव, ये दोबारा देखते हैं अपने इसको। व्यक्तित्व प्रफुल्य का मत है कि व्यक्ति के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। उसने सिद्ध किया कि कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। उसने यूरोप के 71 साहित्यकारों के उदाहरण देकर बताया कि बनियान और ब्रन्स का जन्म निर्धन परिवारों में हुआ था, फिर भी वे अपना व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सके। इसका कारण केवल यह था कि उनके माता पिता ने उनको उत्तम वातावरण में रखा। ये यानी उत्तम वातावरण में रखने से भी क्या होता है, इसका प्रभाव पड़ता है। यानी व्यक्तित्व पर प्रभाव, उत्तम वातावरण का प्रभाव आता है। जिस प्रकार के जैसे वातावरण बच्चा रहेगा उसका व्यक्तित्व वैसा ही बनेगा। तो वातावरण का बच्चे के व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगला है अनाथ बच्चों पर प्रभाव। समाज कल्याण केंद्रों में अनाथ और प्रावलंबी बच्चे आते हैं। वे साधारणतः निम्न परिवारों के होते हैं,
प्रकेंद्रों में उनका अच्छी विधि से पालन किया जाता है, उनको अच्छे वातावरण में रखा जाता है और उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार के वातावरण में पाले जाने वाले बच्चों के संबंध में वुडवर्थ ने लिखा है कि वे समग्र रूप से अपने माता पिता से अच्छे सिद्ध होते हैं। जुड़वा 7 जुड़वा बच्चों पर प्रभाव। जुड़वा बच्चों के शारीरिक लक्षणों, मानसिक शक्तियों, शैक्षिक योग्यताओं में अत्यधिक समानता होती है। न्यूमैन, फ्रीमेन और होल्जिंगर ने 20 जोड़े जुड़वा बच्चों को अलग अलग वातावरण में रखकर उनका अध्ययन किया। इस प्रकार बालक में वातावरण का प्रभाव बहुत मायने रखता है। तो बड़े स्तर पे वातावरण का प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर आता है। जिस जिस प्रकार के वातावरण में बच्चा रहता है वो वैसा ही बनता है। तो यहाँ वातावरण का प्रभाव बच्चे पर महत्वपूर्ण होता है। अगला आता है बालक का व्यवहार। वातावरण और वंश परंपरा दोनों का फल है, न कि एक का। ये आपको यहाँ से विशेष ध्यान देना है, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। बालक का व्यवहार वातावरण और वंश परंपरा दोनों का फल है। यानी बालक का जो व्यवहार होता है वो वातावरण और वंश परंपरा दोनों का फल है, न कि एक का। तो हम वंश क्रम को भी अकेले को नहीं ले सकते और वातावरण को भी हम अकेले को नहीं ले सकते। ये वातावरण का भी प्रभाव होता है और वंश कर्म का भी प्रभाव होता है। दोनों से मिलकर ही एक व्यवहार है वो बच्चे का निर्धारित होता है। तो इस प्रकार बाल्य के व्यवहार में वंश कर्म और वातावरण दोनों का प्रभाव बड़े रूप से देखा जाता है या पड़ता है उस पे। यहाँ एक शेड्यूल से ये समझाया गया है। इसमें देखिए, वंश परंपरा गुणा वातावरण बरोबर इससे क्या बनेगा, व्यवहार बनेगा। यानी वंश परंपरा और वातावरण और क्या बनेगा, व्यवहार बनेगा। तो इस प्रकार अपने देख सकते हैं कि दोनों से बन रहा है, दोनों की बातें यहाँ पे हो रही है। पहले किसकी हो रही है, वंश परंपरा की, और इसके साथ गुणा किसके साथ किया जा रहा है, वातावरण के साथ किया जा रहा है। और बन क्या रहा है, व्यवहार बन रहा है। तो इस प्रकार वंश परंपरा गुणा वातावरण मिलके क्या बनता है, व्यवहार बनता है। तो ये अपने को यहाँ समझ लेना है। उसके बाद आगे अपने देखते हैं बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत क्या है, बाल विकास के कुछ सिद्धांत दिए गए, इन सिद्धांतों को अपने को याद कर लेना है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफी महत्वपूर्ण है। तो इन सिद्धांतों के बारे में अपने को क्या करना है, अपने को देखने सिद्धांत कौन कौन से हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला जो सिद्धांत आता है लैंगिक विकास, फ्राइड का है। लैंगिक विकास का सिद्धांत किसका है, फ्राइड का है। इसको अपने ध्यान रखना है, लैंगिक विकास का सिद्धांत फ्राइड ने दिया था। दूसरा है वो है मनोसामाजिक। ये किसका है, एरिक इरिक्सन का है। मनोसामाजिक किसका है, एरिक इरिक्सन का है। मनोसामाजिक एरिक इरिक्सन का है। अगला है परिपक्वता। परिपक्वता है वो गेलेस का है। परिपक्वता किसका है, गेलेस का है। उसके बाद नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम है वो बांडूरा का है। सामाजिक अधिगम बांडूरा है। सामाजिक अधिगम किसका है, बांडूरा। अगला है नैतिक विकास। नैतिक विकास कोहलबर्ग का है। नैतिक विकास किसका है, कोहलबर्ग का। उसके बाद आगे नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास। और संज्ञानात्मक विकास किसका है, पियाजे का है। संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे ने दिया था। तो ये जो सिद्धांत है ये अपने को इसी प्रकार से देख लें, क्योंकि ये सिद्धांत है, इन पे क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो अपने एक बार फिर इनको दोहरा लेते हैं। बाल विकास के सिद्धांत, पहला है लैंगिक विकास का सिद्धांत फ्राइड ने दिया था। दूसरा है मनोसामाजिक इरिक्सन का है। तीसरा है परिपक्वता गेलेस का है। चौथा है सामाजिक अधिगम बांडूरा का है। पांचवा है नैतिक विकास कोलबर्ग का है। और छठा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे का है। तो ये सिद्धांत अपने को याद कर लेने हैं। लैंगिक विकास का सिद्धांत फ्रायड, मनोसामाजिक निरीक्षण का, परिपक्वता गेलेस का, सामाजिक अधिगम बांडूरा का,
नैतिक विकास कोल वर्ग का और संज्ञानात्मक विकास भाग प्याजे का है। तो इस सिद्धांतों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सिद्धांतों को अपने अच्छे प्रकार से आप देख लें। इस प्रकार स्मार्ट स्टडी क्लास चौथी ये इसी के साथ कंप्लीट होती है। और आज जो टॉपिक रहे वो टॉपिक से एक दो क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को आप पूरा देखें, नोट्स बनाएं, ताकि साथ में आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे। और वीडियो को पूरा देख करके इस क्लास को समझना है, इन टॉपिक्स को समझना है। जो भी विषय वस्तु इसके अंतर्गत ली गई है वो 3-4 किताबों से कंसल्ट करके शॉर्ट रूप से विषय वस्तु रखी गई है। क्योंकि जितने कंटेंट शॉर्ट और उपयोगी होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, वो हमारे लिए परीक्षा में सहायक होते हैं। तो आप इन महत्वपूर्ण कंटेंट को आप पढ़ करके एक मनोविज्ञान की अच्छी आप तैयारी कर सकते हैं। मनोविज्ञान के आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन आपके 40 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो इन 40-20 क्वेश्चन में से कम आपके 18 प्लस क्वेश्चन सही हो पेपर में, ये अपने को टारगेट लेकर के चलना है। और जब 18 प्लस क्वेश्चन आप सही करके आएंगे तब आप एक अच्छी स्थिति के अंतर्गत होते हैं। यानी कंपटीशन में अच्छी स्थिति के अंतर्गत जब आप होते हैं तो आपके चयन के पूरे पूरे चांस होते हैं। तो अपने को उसी प्रकार तैयारी करनी है। किसी प्रकार की अनुपयोगी विषय वस्तु से अपने को बचना है। जितना आप अनुपयोगी विषय वस्तु से आप बचेंगे उतनी आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो यहाँ जितने भी कंटेंट दिए गए हैं वो एकदम उपयोगी विषय वस्तु के यहाँ पे कंटेंट दिए गए हैं। तो इन उपयोगी विषय वस्तु के कंटेंट को आप पढ़ करके आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये लगातार अपनी क्लासें चलती रहेगी और मैं रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के जितने भी आपके जो टॉपिक आते हैं मनोविज्ञान के, उस कंप्लीट टॉपिक यहाँ इन्हीं क्लासों के दौरान अपने को पूरे करने हैं। तो आप लगातार इन क्लासों के साथ जुड़े रहिए। लगातार जितनी क्लासें आ रही है उन क्लासों को आपको लगातार लगाना है ताकि आप पूरा सिलेबस अच्छी प्रकार से कर सकें। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि जो नए वीडियो आते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और उसका लाभ आप उठा सकें। तो इसके अलावा जो भी आपके साथी हैं, तैयारी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं तो या बीएड में अध्ययनरत है, तो उनको आप शेयर जरूर करें, क्योंकि वो भी आप इन वीडियो को देख करके उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उनको फायदा हो सकता है। तो अधिक से अधिक आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आप अच्छी प्रकार से इन वीडियो का आप लाभ उठा सकें। इसी के साथ सभी को बेस्ट ऑफ लक और एक बार फिर जय श्री राम। आपकी तैयारी अच्छी हो, आपका सिलेक्शन हो। धन्यवाद।